टॉपिक आज हम लोग खत्म करेंगे। कौन कौन सा टॉपिक खत्म करेंगे? एक चंपारण सत्याग्रह और एक असहयोग आंदोलन। फिर दो बच जाएगा हम लोग का। कौन कौन सा बचेगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। कल खत्म कर देंगे, गांधी जी का टॉपिक हो जाएगा खत्म। फिर हम लोग चलेंगे 1857 में। पता है ना, जो भारत की सबसे जो पहली जो लड़ाई लड़ी गई थी स्वतंत्रता संग्राम की, कौन थी? 1857 की क्रांति थी। उसके बाद से बहुत बड़ा गैप हो गया था, मतलब कोई आदमी में हिम्मत नहीं हुआ। इतना लड़ाई हुआ था उस समय, इतनी क्षतिपूर्ति, इतने लोग समझ गए थे कि अंग्रेजों के सामने टिक पाना बड़ा क्या है, मुश्किल है। तो देखो स्टार्टिंग कहाँ से हुआ। अब पहली बात कि गांधी जी तो कब आए इंडिया? 15 में आए। और तुमको मालूम है कि उससे पहले वो कहाँ थे? साउथ अफ्रीका थे, इंग्लैंड नहीं थे। साउथ अफ्रीका था। इंग्लैंड तो पढ़ने गए थे, लेकिन वहां से आने के बाद वो कहाँ गए थे? साउथ अफ्रीका, मतलब वकालत करने के सेंस में। या एक आदमी था जिसका नाम बताए थे अब्दुल्ला करके, उनके केस के सिलसिले में। लेकिन वहां पे जाके वो बहुत ज्यादा दिन तक रह गए, जबकि वह 1 साल के, मतलब ये क्या कहते हैं, बॉन्ड नहीं होता है, उसी पे गए थे। 1 साल के लिए गए थे, लेकिन वहाँ लंबा समय बिताने के कारण क्या पड़ गया कि वहाँ पे बहुत सारे आंदोलन पहले गांधी जी वहाँ भी किए। इंडिया में बाद में आके किए, पहले कहाँ पे किए? वो साउथ अफ्रीका में किए। लेकिन क्या हुआ कि जब यहाँ पे आए तो तुमको मालूम है ना कि लोग एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। कहने का मतलब कि अपने जो बिहार में जो थे, क्योंकि चंपारण तो अपन लोग का कहाँ पे है? बिहार में है। तो यहाँ पर जो लोग जुड़े थे वो कौन थे उस समय? अच्छे खासे पढ़े लिखे व्यक्तियों में थे, जैसे राजेंद्र प्रसाद थे, और वह वकील भी थे। तो और गांधी जी भी वकील ही थे, मतलब वकीलों में भी बड़े जो पोस्ट पे होता बैरिस्टर थे, जो लॉ का अध्ययन किए थे। तो चूंकि वो एक दूसरे से जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे। हुआ कैसे जुड़े? तो इन्होंने, जो राजकुमार शुक्ला ने पहले क्या किया, अपने लोगों को बताया। जैसे ये मिले राजेंद्र प्रसाद से, उनको बताया कि भाई हमारे चंपारण में बहुत सारी ये कठिनाइयाँ हो रही हैं, अंग्रेज बहुत अत्याचार कर रहे हैं, तो हमारे ऊपर कुछ करो, आप लोग कुछ आवाज़ें उठाओ। तो इन्होंने क्या बोला राजेंद्र प्रसाद ने कि देखो हम लोग का उतना चलती चलता नहीं है, कोई उतना अंग्रेजों के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाता है। एक व्यक्ति है जो आ रहे हैं, जिनका नाम है महात्मा गांधी। और वो महात्मा गांधी के बारे में बताया कि उनसे अगर आप मिलोगे, संपर्क करोगे, तो वही कुछ कर सकते हैं, क्योंकि वही क्या है, बहुत मतलब हिम्मत वाले। ऐसा माना जाता है कि वह डरते नहीं है, और अंग्रेजों के सामने वही केवल बोल सकते हैं। तो हुआ क्या कि राजकुमार शुक्ल जो है, उनको बताया गया था कि गांधी जी जो है 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में भाग लेने आ रहे हैं। तो वहां पहुंचे। कौन पहुंचे? वहां पे पहुंच गए राजकुमार शुक्ल मोतिहारी से, गांधी जी से संपर्क करने। और गांधी जी भी वहां पे आए थे। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? तो 1916 में, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब देखो है क्या हुआ कि आयोजन में उनकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जिसने उनकी राजनीति की दिशा बदल कर रख दी। यहीं से गांधी जी का जीवन चेंज हुआ। नहीं तो गांधी जी को उतना कोई पहचान नहीं मिला था अभी तक। उनकी जो पहचान मिली थी वह साउथ अफ्रीका में था। इंडिया में अभी तक इनका कोई पहचान नहीं था। इनका पहचान तभी बना जब यह कहाँ आए, चंपारण आए, और 1917 में चंपारण सत्याग्रह किए, तब पहचान बना। लेकिन कैसे कैसे आए तो पढ़ लेते हैं डिटेल में। कहीं अगर लिखना पड़े डिटेल में तुम लोगों को, अगर एग्जाम में जो क्वेश्चन देता है तो वह दीर्घ उत्तरीय भी देता है, तीनों क्वेश्चन रहता है वह, उसका तो डिटेल में लिखना पड़ेगा पूरा 1 1.5 पेज में। तो मान लो अगर चंपारण सत्याग्रह से जुड़ा हुआ, तो इन सारी चीज़ों को भी क्या करना पड़ेगा, उसमें लिखना पड़ेगा। और एक सीक्वेंस वाइज याद रखोगे तो जरूर, मतलब कि आराम से। और डेट जरूर रखना, क्योंकि इतिहास में क्या होता है कि डेट बड़ा मायने रखता है। अगर आप एग्जाम में डेट को भी लिखते हो ना, तो चेक करने वाले को लगता है कि नहीं, ये स्टूडेंट अच्छा खासा पढ़ा लिखा है, उसका मतलब कि मेमोरी पावर बहुत अच्छा है। ऐसे बहुत सारे लोग ये स्टोरी लिख देते हैं और डेट नहीं लिखता, तो वो पक्का समझता है कहीं से चीट किया होगा या ऐसे ही लिख दिया होगा। क्योंकि अगर वो पढ़ा लिखा होगा तो डेट भी उसको याद होगा। अब मान लो खाली लिख दे गांधी जी चंपारण आए, उन्होंने लड़ाई लड़ी अंग्रेजों के खिलाफ, ये आंदोलन किया, कब किया। इतिहास का मतलब किस चीज से है? डेट से है। मेन चीज ये होता है इतिहास का मतलब कि कब। तो इस शख्स का नाम था क्या? राजकुमार शुक्ल। इस सीधे साधे लेकिन जिद्दी शख्स ने, ये इतने जिद्दी थे, मतलब कि कोनो और चीज में नहीं कि हमको ये चीज चाहिए तो चाहिए। मतलब आप पढ़ोगे अभी पूरा इसमें कि किस तरह से गांधी जी को लेके आए, कितना मतलब प्रयत्न किया। ऐसे व्यक्ति थे ये हमारे चंपारण के।
इस जिद्दी शख्स ने उन्हें अपने इलाके के किसानों की पीड़ा और अंग्रेजों द्वारा उनके शोषण की दास्तान बताई और उनसे इसे दूर करने का आग्रह किया। गांधी जी से बोले मिलके, कहाँ पे, जब लखनऊ में पहुंचे थे तब। गांधी जी पहली मुलाकात में राजकुमार शुक्ला से प्रभावित नहीं हुए थे। क्यों नहीं हुए थे? क्योंकि उनको जानते पहचानते वो नहीं थे। गांधी जी को चंपारण का नाम भी नहीं पता था कि कौन सा जगह है, कहाँ पे है, क्योंकि उनका तो घर गुजरात था, गुजरात राज्य से बिलोंग करते थे। और बिहार में उधर से कौन सा लोग आएगा, जल्दी आएगा, नहीं आएगा। और यही वजह थी कि उन्होंने उसे टाल दिया, मतलब कि टाल दिया कि नॉर्मल आदमी होगा, कहीं वो छोटा मोटा बात के लिए आ गया हमसे मिलने। गांधी जी उस समय बहुत मतलब बड़े लोग थे उस समय, तो उनसे मिलना आम बात तो था नहीं, मुश्किल था। लेकिन राजकुमार शुक्ल ने उनसे बार बार मिलकर उन्हें अपना आग्रह मानने को बाध्य कर दिया। बार बार मिलते रहे, जहां जाते थे गांधी जी पीछा ही नहीं छोड़ते थे ये राजकुमार शुक्ल। हाँ, उनके पीछे 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 जाते थे। जहां जहां भाषण देने, कोई भी काम करने जाते थे, राजकुमार शुक्ल क्या है, उनके पीछे पीछे जाते थे, उनको मनाने के लिए कि किसी तरह लेके जाएंगे तो लेके जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे बहुत मतलब दर्दनाक तरीके से जो है ना अत्याचार होता था यहाँ पे चंपारण में, बहुत खतरनाक तरीके से। आज के डेट में कोई सही नहीं पाता, तो अंग्रेजों का अत्याचार कोई नहीं सही पाता जितना उस समय कठोर दंड मिलता था। परिणाम यह हुआ कि 4 महीने बाद ही चंपारण के किसानों को जबरदस्ती अपनी भूमि के 15% हिस्सों पर नील की खेती करनी होती थी। 15% का मतलब 3 कटिया प्रणाली, मतलब आप अगर 100% का निकालोगे तो 15 7 105 7, और आप 3 कट्ठा को 7 से गुना करोगे तो 7 तिरका 21, 21 कट्ठा के हिसाब में, मतलब लगभग 15% हिस्से पर क्या करना पड़ता था, खेती करनी होती थी। इससे हमेशा से मुक्ति मिल गई। मुक्ति तो मिली कब, गांधी जी आए तब, लेकिन आगे बताया कैसे है। गांधी को इतनी जल्दी सफलता का भरोसा न था। गांधी जी सोचे थे कि ऐसा कोनो जगह से हम आंदोलन करें जहां पे बहुत ज्यादा लोगों का भीड़ इकट्ठा हो, तब न लोग जानेगा और तब लोग अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करेगा। गांधी जी को पहले विश्वास नहीं हो रहा था कि चंपारण कौन सा जगह, पता नहीं कब पहली बार नाम सुन रहे हैं और वहां पे जाएंगे तो टाइम वेस्ट होगा। क्योंकि गांधी जी कभी भी किसी के बोले हुए बातों पर विश्वास नहीं करते थे, वो पहले खुद आंखों से उसका परीक्षण करते थे और हर चीज का जांच पड़ताल करने के बाद ही कोई निर्णय लेते थे। ऐसी किसी की बातों पर भरोसा नहीं करते थे। तो क्या आगे कहता है, उनको खुद भरोसा नहीं था कि सफलता इतनी जल्दी मिली और फेमस हुए इतना चंपारण में आकर। इस तरह गांधी जी का बिहार और चंपारण से नाता हमेशा हमेशा के लिए जुड़ गया। जब तक मतलब कि अगर गांधी जी का नाम है, मतलब जब तक चंपारण है तब तक गांधी जी का नाम रहेगा। आगे अब यहाँ पे बढ़ते, क्या हुआ, चंपारण का किसान आंदोलन, वही जिसको हम लोग चंपारण सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं। मेन नाम क्या है, चंपारण सत्याग्रह। अब क्या इसमें है, चंपारण का किसान आंदोलन अप्रैल 1917 में हुआ था। कब हुआ था, 1917 में हुआ था। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह और अहिंसा के अपने आजमाए हुए अस्त्र का भारत में पहला प्रयोग चंपारण की धरती पर ही किया। जिस चीज का यूज ये कहाँ किए थे, साउथ अफ्रीका में, और इंडिया में आए तो सबसे पहला यूज कहाँ पे किए, चंपारण में। किसका यूज किया, सत्याग्रह और अहिंसा का। यहीं उन्होंने यह भी तय किया कि वे आगे से केवल एक कपड़े पर ही गुजर बसर करेंगे, चंपारण में ही। एक घटना आपको मालूम होगा अगर पढ़े होंगे तो ना, कि कैसे यहाँ की जो स्थिति उन्होंने देखा और कैसे मालूम चला कि जब कि यहाँ के लोग जो है मतलब कि एक फैमिली में सबको कपड़ा नहीं है, एक परिवार में सभी लोगों को कपड़ा नहीं है। एक लोग मतलब कि 2 3 सेट कपड़ा है, और कभी वह बाहर जाता है तो वह घर में नंगे बुच्चे रहता है, और फिर वह जाता है तो मतलब इतनी दयनीय स्थिति थी, मतलब समझ सकते हो। और अंग्रेज जो थे इतने मतलब कि वह अत्याचारी थे कि मत पूछो। इसी आंदोलन के बाद उन्हें महात्मा की उपाधि से विभूषित किया गया, ये अलग बातें हैं देश। हाँ, लेकिन ये पूछता है कि उनको महात्मा गांधी के नाम से कौन संबोधित, महात्मा का उपाधि कौन दिया था। तो सबसे पहले इन्होंने दिया था, लेकिन एक किताबी तौर पे कहा जाता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। और फिर वहां पे आता है एक और बात कि बापू का जो नाम दिया था वह सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, और इन्होंने बदले में उनको नेताजी का नाम दिया था। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने इनको महात्मा की उपाधि दी थी, ठीक है। फिर सबसे पहली बार राजकुमार शुक्ल ने इनको इस नाम से पुकारा था। 2 3 लोग और थे जो महात्मा कह के इनको पुकारे कि आप हमारे लिए क्या है, महात्मा है।
देश को, और इसी आंदोलन के बाद, मतलब कौन सा आंदोलन के बाद, चंपारण सत्याग्रह के बाद ही इस देश को राजेंद्र प्रसाद, आचार्य कृपलानी, मजहरुल हक, ब्रिज किशोर प्रसाद जैसे महान लोगों का जो है ना नाम सामने आया। मतलब इन लोगों को कोई जानता उनता नहीं था। इन लोगों को जो प्रसिद्धि मिली, फेमस मिला, कहाँ से मिला? अपने चंपारण से ही मिला। देखो ना क्या गांधी जी आपने पढ़ा है कि नहीं? उनकी आत्मकथा क्या है? सत्य के साथ मेरे प्रयोग, मतलब कि माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। उसके 5वें भाग के 12वें अध्याय के, ये सब तब डीप नहीं पूछेगा। मतलब उन्होंने एक लिखा था अपना जो लेख, उसका मतलब बहुत सारा टॉपिक है उसमें। उन्होंने बताया है क्या, नील का दाग, जैसे एगो टॉपिक हो गया ना, हमारा चंपारण सत्याग्रह उसके बारे में पढ़ते हैं, तो उनका एक टॉपिक है नील का दाग। उसके बारे में उन्होंने क्या लिखा है? गांधी जी लिखते हैं, लखनऊ कांग्रेस में जाने से पहले तक मैं चंपारण का नाम तक नहीं जानता था। नील की खेती होती है इसका तो ख्याल भी नहीं था। मतलब जानते नहीं नील का होता है, गांधी जी को पता नहीं था। क्योंकि राजकुमार शुक्ल बताया कि हमारे यहाँ नील की खेती होती है, इससे जमीन बंजर हो जाता है, लेकिन गांधी जी को पता नहीं चलता कि नील क्या होता है और चंपारण नाम का जगह क्या है। नहीं, ख्याल भी ना के बराबर था। इसके कारण हजारों किसानों को कष्ट भोगना पड़ता है, इसकी भी मुझे कोई जानकारी नहीं थी। ये कौन बोल रहे हैं? गांधी जी बोल रहे हैं अपनी आत्मकथा में। ठीक है, वो बोल रहे हैं कि उन्होंने आगे लिखा है, राजकुमार शुक्ल नाम के चंपारण के किसान ने वहां मेरा पीछा पकड़ा। कहाँ पे? लखनऊ में। कहाँ में पकड़ा उन्होंने? लखनऊ में। वकील बाबू कौन थे? ब्रिज किशोर प्रसाद, जो बिहार के उस समय के नामी वकील और जयप्रकाश नारायण के ससुर जी थे। जयप्रकाश नारायण का भी आपको हिंदी में पढ़ना है, संपूर्ण क्रांति, जिनको शॉर्ट फॉर्म में जेपी के नाम से भी जानते हैं, और लोक नायक के नाम से भी इनको हम लोग जानते हैं। पढ़ेंगे हिंदी में, तीसरा लेसन है, ठीक है, संपूर्ण क्रांति। तो इनके ससुर जी थे। और चूंकि गांधी जी ऐसे भी आने से पहले ना एक डिमांड रखे थे कि कोई बिहार का जो कोई वकील होगा ना, उससे पहले मेरी मुलाकात कराओ, और वह ईमानदार व्यक्ति भी होना चाहिए। तो इनके संपर्क में आए, ब्रिज किशोर प्रसाद जी के संपर्क में आए। और आपको पता है ना कि इन्हीं की लड़की से चूंकि ससुर जी तो थे ही, और इन्हीं की बेटी का नाम था प्रभावती देवी, जिससे शादी हुई थी किनकी? जयप्रकाश नारायण की। हाँ, वो भी मतलब बहुत बड़ी एक क्रांतिकारी लेडी थी। आगे पढ़ेंगे उनके बारे में, या छोटे क्लास में पढ़ा होगा आप लोगों ने। आपको सब हाल बताएंगे, कहकर वे मेरा पीछा करते जाते और मुझे अपने यहाँ आने का निमंत्रण देते जाते। मतलब जब जब मिलते पीछा करते जाते, राजकुमार शुक्ल बताते जाते कि आप आइए हमारे यहाँ आइए। लेकिन महात्मा गांधी ने राजकुमार शुक्ल से कहा कि फिलहाल वे उनका पीछा करना छोड़ दे, अभी मेरा पीछा ना करे, क्योंकि अभी क्या है, बिजी चल रहे थे गांधी जी बहुत सारा। उनको लग रहा था कि ये इंपॉर्टेंट काम नहीं है। फिर आगे क्या हुआ, आगे पढ़ो। लेकिन महात्मा गांधी ने, हाँ ये तो कह दिए, इस अधिवेशन में, कौन? लखनऊ वाले में, ब्रिज किशोर प्रसाद ने चंपारण की दुर्दशा पर अपनी बात रखी। अब इन्होंने ये बात रखी, इन्होंने रखी। राजकुमार शुक्ल पर तो ध्यान नहीं दे रहे थे गांधी जी, तब राजकुमार शुक्ल इनसे पैरवी किए, तो इन्होंने बात रखी चंपारण की उस स्थिति के बारे में। जिसके बाद कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पारित कर दिया। क्या किया? एक प्रस्ताव पारित किया। मतलब कि उस समय गांधी जी जो पूरे देश का जो दौरा कर रहे थे, तो प्रस्ताव पारित किया कि चलो एक दौरा जो है गांधी जी का चंपारण का भी रहेगा, जब लोग इतना आग्रह कर रहे हैं तो। इसके बाद भी राजकुमार शुक्ल संतुष्ट न हुए। मतलब कि फिर भी इनको भरोसा नहीं हुआ कि गांधी जी कहीं आएंगे चाहे नहीं आएंगे, नहीं माने। वे गांधी जी को चंपारण ले जाने की जिद ठाने रहे। इस पर गांधी जी ने अनमने भाव से कह दिया, अपने भ्रमण में चंपारण को भी शामिल कर लूंगा। ठीक है, तुम जब इतना जिद कर रहे हो तो चलो, हम जितना जो भारत की जो यात्राएं कर रहे हैं, क्या कर लेंगे हम। मेरा एगो यह भी रहेगा कि हमको चंपारण भी जाना है, बाकी जगह भी घूमना है हमको, और चंपारण भी जाना है। 1-2 दिन वहां ठहर कर अपनी नजरों से वहां का हाल भी देख लूंगा। बिना देखे इस विषय पर मैं कोई राय नहीं दे सकता, गांधी जी ने कहा। फिर इसके बाद गांधी जी कानपुर चले गए, लेकिन शुक्ल जी वहां भी उनका पीछा नहीं छोड़े। हाँ, वहां उन्होंने कहा, यहाँ से चंपारण बहुत नजदीक है। कानपुर यूपी वाला ना, तो यूपी और बिहार तो सटले सटले है। तो इन्होंने बोला कि फिर आप गुजरात जाइएगा, इतना दूर 3 दिन लगता है ट्रेन से, और उसमें जिस हिसाब से आते हो रहे होंगे, तो बोले कि इससे अच्छा है कि यहीं से चलाइए, कानपुर से बड़ा नजदीक है हमारा चंपारण, और सही भी रहेगा। तो क्या होगा,
कि बहुत नजदीक है, एक दिन दे दीजिए। इस पर गांधी ने कहा, अभी मुझे माफ कीजिए लेकिन मैं वहां आने का वचन देता हूँ। गांधी जी लिखते हैं कि ऐसा कहकर उन्होंने बंधा हुआ महसूस किया। मतलब अब जब उनको बोला ना कि मैं वचन देता हूँ, तब लगा कि हाँ, ये अब गांधी जी बंध गए हैं, मतलब कि अब वचनबद्ध हो गए हैं और ये जरूर आएंगे। इसके बाद भी इस जिद्दी किसान ने उनका पीछा नहीं छोड़ा, फिर भी नहीं छोड़ा। देखो क्या किया, वे अहमदाबाद में उनके आश्रम तक पहुंच गए। अब सोचो, अहमदाबाद वो गुजरात, तो गांधी चले गए तो फिर गुजरात पहुंच गए। समझो गुजरात बहुत दूर है, ठीक है, जाने में ट्रेन से 2.5 दिन लगता है। और वहां फिर कौन, राजकुमार शुक्ल पहुंच गया जहां उनका आश्रम था, साबरमती आश्रम, ठीक है। और जाने की तारीख तय करने की जिद की। अब जाके सीधे बोल दिए, कै तारीख आइएगा, सीधे बताइए। अब आएंगे आएंगे वाली बात नहीं, सीधे गांधी जी से तारीख पूछने चले गए, कै तारीख के आइएगा बोलिए। ऐसे में गांधी जी से रहा न गया, उन्होंने कहा कि वे 7 अप्रैल को कलकत्ता जा रहे हैं। उन्होंने राजकुमार शुक्ल से कहा कि वहां आकर उन्हें ले जाएं। ठीक है, बोले कि 7 तारीख को कलकत्ता आएंगे, कलकत्ता भी नजदीक है ना, एक दिन में पहुंच जाते हैं वहां पे, बंगाल। राजकुमार शुक्ल ने 7 अप्रैल 1917 को गांधी जी के कलकत्ता पहुंचने से पहले ही वहां डेरा डाल दिया था। अब गांधी जी आएंगे उससे पहले ही पहुंच के अपन डेरा डाल दिए थे। हाँ, मतलब चाह रहा था व्यक्ति कि किसी तरह गांधी जी एक बार आए। मतलब स्थिति बहुत दयनीय थी, ठीक है। इस पर गांधी जी ने लिखा, इस अनपढ़, या ऊपर छूट गया ना, ये तो हो गया पहुंचने से पहले डेरा डाल दिया। इस पर गांधी जी ने लिखा, इस अपढ़ या अनपढ़ लेकिन निश्चयी किसान ने मुझे जीत लिया। मतलब कि फिर वहां से लेकर आए, बाकी सारी चीजें हुई। और फिर हम लोग चंपारण सत्याग्रह के बारे में जानेंगे। इसमें नहीं है का होना चाहिए, ये सीधा खेरा सत्याग्रह कैसे आ गया, गांधी जी की गिरफ्तारी में सजा, अच्छा वो दूसरे वाले में होगा। नहीं नहीं, होना चाहिए ऐसा बात थोड़े, चंपारण सत्याग्रह, अच्छा कहीं दूसरा फाइल में, कोई बात नहीं, हम लोग ऐसे भी पढ़ लेंगे। हाँ, ये सब नोट्स जो है डाल देंगे टेलीग्राम पर, तुम लोग को निकाल के भी दे देंगे पेज पे। देखो, किताब नहीं भी खरीदो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन किताब इसलिए खरीदना जरूरी है क्योंकि ऑब्जेक्टिव के लिए जो है ना, तुम लोग काम तो करना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव कहाँ से आएगा, कितना निकालेंगे, तो उसके लिए किताब होना चाहिए। और तुम लोग को भी वर्क देंगे काम करने के लिए, हाँ किताब तो खरीदना पड़ेगा, किताब तो खरीदना पड़ेगा, बिना किताब तो। अभी फिलहाल हिस्ट्री का जो पढ़ाई हो रहा है ये ले लो, बाकी चीज भी देखते रहना, अगर सक्षम हो तो ले लेना, ना सक्षम हो तो धीरे धीरे करके लेना। बाकी चीजें मैं देता रहूंगा बीच बीच में। अभी अभी हम ऑब्जेक्टिव नहीं करा रहे, लेकिन अभी ऑब्जेक्टिव भी कराएंगे, बीच बीच में दे देंगे तुम लोगों को, कोई बात नहीं, एक होगा अभी फाइल इसमें। ऐसे तो पता ही है, चंपारण सत्याग्रह के बारे में तुम लोगों को पता ही है। असहयोग आंदोलन, प्रारंभिक जीवन तो हम लोग जान गए, अब इसके डिटेल में जाना नहीं है। उनका जो गांधी जी का शुरुआती जीवन क्या क्या किए, उतना डिटेल में जाना नहीं है, बस हम लोग जितना पढ़ना था पढ़ लिए। ये रहा, इसमें है चंपारण सत्याग्रह, कब, 1917 में। ये कोई बड़ा चीज नहीं है, बहुत छोटी बात है। हाँ, डिटेल में लिखोगे कि क्या क्या जो पीड़ित करते थे, ठीक है, इसमें अभी संक्षेप में है। और याद रखोगे कि मेन मुद्दा क्या था। अगर आपसे 5 नंबर में पूछेगा ना, फिर भी आप 1 पेज लिख दोगे कि मतलब राजकुमार शुक्ल कैसे उनको बुलाए और मुद्दा क्या था। तो नील की खेती का मुद्दा था। फिर पैटर्न लिख दोगे कि 20 कट्ठे में 3 कट्ठे पर जो है नील की खेती जबरदस्ती करवाई जाती थी। और जैसा कि हम लोग को पता है कि उसमें नील का बहुत डिमांड था, क्योंकि नील से रंग तैयार किए जाते थे। लेकिन भारत के लोग यानी चंपारण वासी नील की खेती इसलिए नहीं करना चाहते थे क्योंकि उसकी खेती करने से भूमि क्या होती थी, बंजर हो जाती थी, तो दोबारा उस पर खेती होता नहीं था। यही सब जो तकलीफें थी ये बताइएगा। फिर बता दीजिए, गांधी जी आए, जब ये सारी चीज़ों को देखा तो उन्होंने महसूस किया कि यहाँ के लोगों की स्थिति काफ़ी खराब है और यहाँ पर अंग्रेज जो है बहुत ज़्यादा अत्याचार करते हैं। तो उन्होंने प्रस्ताव रखा कि इस चीज़ से लोगों को मुक्त किया जाए, और उन्होंने नील की खेती से क्या किया, मुक्त करवा दिया। 3 कट्ठिया प्रणाली से लोगों को मुक्त करवा दिया, बस हो गया, दूसरा कुछ नहीं। अब ये लैंग्वेज लेक्चर है,
लेक्चर पढ़ोगे। उसके बाद 17 के बाद 18 वाली बात आती है, क्या? अहमदाबाद का खेड़ा सत्याग्रह, जगह का नाम है खेड़ा। और वहां पे क्या हुआ था देख लो, अहमदाबाद के क्या हुआ था 1918 के गुजरात के खेड़ा जिले में सूखे के कारण फसल क्या हो गई थी, बर्बाद हो गई थी। लेकिन अंग्रेज सब जो लगान जो लगाए थे, टैक्स, वो हम मानने के लिए तैयार नहीं थे। तो फिर गांधी जी वहां भी पहुंचे थे, तो उन्होंने क्या किया, लोगों के साथ मिलकर, मेन एक व्यक्ति थे जिनका नाम क्या था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। वहां पे बना भी, आपको पता है ना, मूर्ति जो सबसे बड़ा मूर्ति जो बना है, विश्व का सबसे ऊंचा मूर्ति, स्टैट्यू ऑफ द सरदार वल्लभ भाई पटेल, अभी गुजरात में बना है, मोदी जी ने बनवाया था। तो ये सरदार पटेल भी बहुत बड़े व्यक्ति थे, इनके बारे में भी आएगा तो पढ़ोगे। तो ये क्या किए कि इनके साथ मिलकर फिर गांधी जी ने वहां पर इन लोगों की समस्याओं से क्या किया, इन लोगों को छुटकारा दिलवाया। फिर आगे क्या कहता है कि अहमदाबाद मिल हड़ताल, वहीं पे अहमदाबाद में, ये कब हुआ, ये अभी 1918 में ही हुआ। आपको कल भी बताए थे क्या हुआ था कि पहली बार मतलब ये जो सत्याग्रह किए, उसके बाद तो ये छोड़े ही सब, यहाँ पर कपास मिल था, कपास का क्या था, मिल था। कपास माने जानते हो ना, सूती, वो जो, हाँ। तो वहां पे उसके मालिकों और श्रमिकों के बीच औद्योगिक विवाद के दौरान किया गया था, चूंकि यह सत्याग्रह जो किया गया और भूख हड़ताल मजदूरों में और मिल के मालिकों में, क्यों, तो कुछ लेन देन का मामला रहा है, कुछ उनके मतलब मजदूरी का मामला रहा है। मालिक मजदूरों को दिया जाने वाला प्लेग बोनस वापस लेना चाहते थे, जबकि मजदूर अपने वेतन में 35% की बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे। यानी कर रहे थे जितना इनको वेतन मिलता है उससे इनका काम नहीं चलता, और जितनी मेहनत ये लोग ज्यादा करते हैं उसके हिसाब से 35% और उसमें वृद्धि होना चाहिए। गांधी जी के नेतृत्व में शांतिपूर्ण हड़ताल के दौरान उन्होंने भूख हड़ताल भी की, और बाकी चीजें आप तो लिख ही दोगे कि अहमदाबाद मिल की हड़ताल सफल रही और मजदूरों को उनकी इच्छा अनुसार वेतन वृद्धि प्रदान की गई, बस दूसरा कुछ नहीं। आगे आप मतलब कि ज्यादा कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है, जितना जान गए हो बस जान गए। मतलब अहमदाबाद 1918 वाला दो गो चीज है, एक मिल का हड़ताल है और एक जो है खेड़ा का सत्याग्रह। तो खेड़ा में क्या हुआ था कि फसल बर्बाद हो गया था, और यहाँ पे क्या हुआ था, मिल के मजदूरों ने क्या किया था, हड़ताल किया था, बस दूसरा कुछ नहीं। अब सीक्वेंस से आएंगे 17 से 18। फिर एक और आंदोलन हुआ था इसी दौरान, खिलाफत आंदोलन, क्योंकि उसके बारे में आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में। तो ये खिलाफत आंदोलन एक मुस्लिम धार्मिक आंदोलन था, और इसमें क्या हुआ था कि हाँ, तुर्की में एक कांड हुआ था। तुर्की जबकि दूसरा देश है, इंडिया का देश नहीं है। तुर्की में क्या हुआ था कि उस समय एक मतलब एक गद्दी होता है, सीट, एक अलग तरह का पोजीशन होता है जिस पर खलीफा नाम का व्यक्ति बैठता है। नाम नहीं, मतलब खलीफा एक पोस्ट है, और वह मुस्लिम समुदाय का होता है, धार्मिक व्यक्ति होता है जो लोगों को उपदेश देता है। लेकिन तुर्की में आपका क्या होता है, तुर्की का जो पतन हुआ था, अगर आपने पढ़ा होगा, जब तुर्की का जब पतन हुआ था तो उसके बाद जो है वहां पर ऑटोमन साम्राज्य जो था पहले से, उसका विघटन कर दिया गया था, मतलब उसको हटा दिया गया था, और वहां से उस खलीफा को भी उस कुर्सी से, गद्दी से हटा दिया गया था। इसीलिए पूरे दुनिया के जो मुस्लिम लोग थे ना, वो क्या थे, आक्रोशित थे, क्रुद्ध थे, क्योंकि वहां भी अंग्रेजों का ही शासन था। तो भारत के लोग भी मुस्लिमों ने मिलकर, खास करके एक मजहरुल हक नाम के व्यक्ति थे और दो तीन और भी थे, उन लोगों ने क्या किया, आंदोलन कर दिया था तो उसके खिलाफ में। तो उसमें भी गांधी जी सपोर्ट में आए। तो गांधी जी ने वहीं से हिंदू मुस्लिम एकता की बात की। मतलब गांधी जी ये बोले कि देखो, खिलाफत आंदोलन, अगर ये कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं वो मुस्लिमों का मुद्दा है, हम उसमें नहीं बोलेंगे, तो गांधी जी पहला आवाज वहीं से उठाए कि देखो, जब हमें भी ये आज़ादी तभी मिलेगी जब हम सारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में मिलकर लड़ेंगे तब। अगर ये समझ रहे हो कि ये मुस्लिमों का मुद्दा और मुस्लिम जो है लड़ेंगे, तो फिर ये होने वाला नहीं है। आपस में जब तक नहीं मिलेंगे ना, तब तक ये मुद्दा खत्म होने वाला नहीं है। तो वहां से एकता की बात की। और फिर उसके बाद जैसे ही रॉलेट एक्ट जो एक कानून पारित हुआ, और उसके विरोध में लोग जो सभा कर रहे थे, अचानक से वो कांड हो गया, जलियांवाला बाग कांड, तब उसके बाद गांधी जी ने फिर अपना आंदोलन स्टार्ट किया, जिसका नाम क्या रखा, असहयोग आंदोलन। सीधे तौर पर कह दिया कि असहयोग, अ का मतलब न, असहयोग मतलब सहयोग ही नहीं करना है। किसका सहयोग नहीं करना है, अंग्रेजों का नहीं करना है, मतलब किसी चीज में उसका साथ नहीं देना है। जो लोग, चूंकि पूरे
इंडिया पर तो अंग्रेजों का ही शासन था। हर क्षेत्र पर अगर स्कूल भी था तो उसके मालिक कौन थे? अंग्रेज ही थे। तो उसमें कुछ पढ़ाने वाले लोग वो सभी भारतीय ही थे ना। जो भी काम करने वाले लोग थे कौन थे? सब भारतीय ही थे। तो सीधी तौर पर कहा गया कोई भी भारत का व्यक्ति अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेगा। मतलब अगर कोई नौकरी कर रहा है तो उसे रिजाइन दे दो। अब जब उसका काम ही नहीं होगा तो मजबूरन बस क्या करेगा वो? अपने आप देश छोड़ के चला जाएगा। जब वो अपने कोई उसका साथ नहीं देगा तो वो अकेले क्या कर लेगा? वो तभी तक भारत में टिका हुआ था जब लोग डर के वजह से कहो, चाहे मजबूरी में कहो, चाहे स्वेच्छा से। कुछ लोग स्वेच्छा से भी मतलब कर रहे थे, अंग्रेजों का साथ दे रहे थे, क्योंकि वो लोग अपना उल्लू सीधा कर रहे थे। कुछ लोग थे चालाक व्यक्ति लोग, उन लोग का अपना काम निकल रहा था। मतलब जो कुछ लोग ऐसे भी थे कि जो अंग्रेजों को लगता था कि हमारे खिलाफ आवाज उठा सकता है तो उसको जॉब दे देता था, नौकरी। अब आज के डेट में मान लो कि देश में बहुत सारी पार्टियां हैं ना, मतलब पॉलिटिक्स वाले, राजनीति वाले, जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, बहुत सारी चीजें। अब जाहिर सी बात है कि अगर मान लो कि हम कांग्रेस की बुराई करें चाहे बीजेपी की बुराई करें, ठीक है, लेकिन अगर वही बीजेपी का सरकार हो चाहे कांग्रेस सरकार हो, कोई भी हो, चाहे वो लोग लोजपा हो चाहे ये राजद हो, कौन हो, अगर हमको जॉब दे दे तब क्या हम उसके खिलाफ में बोलेंगे? कभी नहीं बोलेंगे। तो अंग्रेज ये ट्रिक बहुत अच्छी तरह जानते थे, देखते थे कि अगर ये अच्छा पढ़ा लिखा है, कहीं हमारे खिलाफ आवाज उठा सकता है, चाहे कहीं ये बुद्धिजीवी है और कहीं हमारे खिलाफ बोल न दे, तो उसको लालच दे देता था कि आओ हम तुमको जॉब दे रहे हैं और तुम मेरा ये काम संभालो। मतलब क्या कहता था कि मान लो कौन वो गांव हो गया, अब उसको गांव का मालिक बना दिया, क्या है कि यहाँ पर सारा चीज तुम ये करो, लोगों से टैक्स जो मिल रहा है ना उस सारे टैक्स को तुम क्या करो, वसूलो, और उसमें से कुछ परसेंट हमको दे देना, कुछ परसेंट तुम रख लेना। अब वो सोचा कि जब मेरा भी फायदा है, अब बिना काम के अंग्रेज से जाएंगे मुंह लगाने, तो इसमें हमारा ही क्या है, घाटा है। बाकी लोग जाए, जिसको बाहर में जाना है जाए, उसे क्या मतलब है। तो ये लोग कुछ ऐसे भी थे। तो कुछ लोग मजबूरी में थे जो अंग्रेजों का साथ दे रहे थे, कुछ लोग स्वेच्छा से दे रहे थे। तो ये सारी चीजें थी और यही कारण था कि अंग्रेज क्या कर रहे थे, राज कर रहे थे। लेकिन गांधी ने क्या किया कि अब साथे नहीं देना है, असहयोग सीधे मना कर दिए कि उसका सहयोग नहीं करना। तो ये आंदोलन ही बहुत मतलब बढ़िया तरीके से क्या कर रहा था, रन कर रहा था, चल रहा था। लेकिन अचानक से कांड हो गया। और कांड क्या होता है? चौड़ी चौड़ा हत्याकांड, जिसमें उस पुलिस वाले को वो लोग थाने में बंद करके आग लगा देते हैं। और फिर क्या होता है कि इस वजह से गांधी जी को जो है जब गांधी जी चूंकि सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, अगर इस बारे में भी आता है असहयोग आंदोलन के बारे में तब लिख नहीं सकते हो। शुरुआत याद रखना कब, 1920, और फिर 22 में वो कांड हो गया। और फिर क्या किया उन्होंने, आंदोलन को बंद कर दिया। क्यों अब कारण बताओगे, कारण क्यों बंद किए? तो जैसे पॉइंट बना दिए, कारण डैश, नीचे से लिखेंगे पॉइंट। चूंकि हम जानते हैं कि गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, उन्होंने पहले कर रखा था कि कोई भी हिंसा नहीं करेगा। लेकिन गांधी जी को चौड़ा चौड़ी या चौड़ी चौड़ा हत्याकांड के बाद ये महसूस हुआ कि ये जो आंदोलन है उग्र हो उठा है और हिंसात्मक रूप ग्रहण कर लिया है। इसीलिए क्षुब्ध होकर, नाराज होकर, गुस्सा होकर उन्होंने क्या किया, आंदोलन को स्थगित कर दिया। अब फिर एक टॉपिक बनाएंगे, प्रभाव। बंद किए तो क्या प्रभाव पड़ा? तो बहुत भारी प्रभाव पड़ा कि बहुत सारे बड़े बड़े नेता गांधी जी से नाराज हो गए, कुपित हो गए, और उन्होंने अपना एक अलग गुट बनाया। और वहीं से गुट बना है गरम दल का। हाँ, तो और गांधी जी लोग थे नरम दल में। तो गरम दल वाले में वो लाल पाल बाल का नाम आप लोगों ने सुना होगा। लाल लाला लाजपत राय, पाल बिपिन चंद्र पाल, और बाल बाल गंगाधर तिलक। ये लोग जो थे गरम दल के नेताओं में गिने जाते हैं, क्योंकि ये लोग को पता था कि अगर आजादी मांगने से नहीं मिलने वाला है, अगर आजादी पाना है तो तभी मिलेगा जब हम लोग क्या करेंगे, लड़ेंगे। और आपको पता होना चाहिए, अभी तुम लोग पढ़ोगे फिर अभी हिंदी में, भगत सिंह का एक चैप्टर है हिंदी का, एक लेख और एक पत्र। उसमें भगत सिंह भी लिखे हुए हैं, क्योंकि शुरू शुरू में वो गांधी जी के बहुत बड़े फैन थे। कौन? भगत सिंह। लेकिन गांधी जी जैसे असहयोग आंदोलन मतलब वापस ले लिए, बंद कर दिए, तो वो अभी गांधी जी से क्या हो गए थे, नाराज हो गए थे। और गुस्से में आकर उन्होंने वो जो कांड उन किया था जो भगत सिंह ने, उन्होंने भगत सिंह सीधे साफ तौर पर कह दिए थे कि ये आप पढ़ोगे वह हिंदी का चैप्टर, मैंने बताया ना कि हर चीज एक दूसरे से क्या है, लिंक है। और लिंक वाली चीजें पढ़ते हो तो आपको
मतलब चौतरफा नॉलेज होता है, क्योंकि इंग्लिश में भी इस टॉपिक को पढ़ना है, हिस्ट्री में भी इस टॉपिक को पढ़ना है, आपके 100 मार्क्स के हिंदी में भी पढ़ना है। तो समझ लो कि अगर गांधी जी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आता है तो केवल हिस्ट्री का 10-15 नंबर आपका तैयार नहीं हो रहा है, आपका इंग्लिश का भी मान लो कि तैयार हो रहा है। अब जिसको ग्रामर का स्ट्रक्चर ठीक है आता है और जो ट्रांसलेट करने आता है इंग्लिश में, क्या पूछा है गांधी जी के बारे में नहीं लिख सकता है, बिल्कुल लिख पाएगा। उसके अलावा अगर हिंदी वाला जब आ जाए टॉपिक, जैसे आपको एक और चैप्टर है जो गांधी जी के बारे में बताया गया है कि ओ सदा नहीं रहा, हिंदी में पढ़ोगे तो उसमें भी है, हाँ, जगदीश चंद्र माथुर का। तो ये सारी चीजें, ये गांधी जी पूरा लिंक है, पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। तो इसीलिए इस टॉपिक को चुना जाए कि इजी भी है। बाकी चीजें अब हम स्टार्ट करते, पहला लेसन है तूने बताया क्या, सभ्यता ना, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, ये सारी चीजें। अब मालूम है वो जब पढ़ाते ना तुम लोग को बड़ा बोर फील होता, अरे क्यों फील होता, कि अभी मॉडर्न एज में जी रहे हो, अभी तो एकदम वो इंस्टाग्राम वाला समय चल रहा है कि एकदम नया नया चीज दिखना चाहिए, और तुम लोग को लेके चले जाएंगे के बड़ा पुरानका जमाने में, जंगल वाला में, वो ईटा पत्थर पूरा तात्विक वाला समय में। एक सर कथी बकवास कैले। अभी देखो गांधी जी वाला थोड़ा सा इंटरेस्ट आया, अब मान लो शुरू में भी स्टार्ट करते थे, कहते बकवास कर रहे हैं, भागो यहाँ से, बोरिंग फील होता है, रियलिटी है कि बोरिंग फील होता। अभी थोड़ा सा कहीं ना कहीं इंटरेस्ट आया होगा कि हाँ अच्छे से समझ में भी आ रहा है। तो अब देखो मैथ भी पढ़ाई होता है, 10th क्लास में तुमने पढ़ा होगा, सबसे पहले लोग क्या स्टार्ट करता है, ट्रिगो स्टार्ट करता है, त्रिकोणमिति। क्यों, जबकि शुरुआत कहाँ से, रियल नंबर से, वास्तविक संख्याओं से। लेकिन तुमको मालूम है कि सबसे इजी वही है, बच्चा अगर आएगा तो एक बार में उसको समझ में आ जाएगा, भारी चीज नहीं है। वो ट्रायंगल बना देगा, त्रिभुज, और कहेगा कि ये 90 डिग्री वाला है, बिल्कुल समझ में आएगा, हाँ ये 90 डिग्री, ये लंब है, ये आधार है, ये कौन है, बस बात खत्म। क्या, तो टॉपिक जो इजी होता है, जो शुरू में एक बार पकड़ में आए, कहीं भी वही स्टार्ट किया जाता है। अब ऐसा ना कि एक बार ज्योमेट्री स्टार्ट कर दे बच्चों से भाग जाएगा, अब आए आज क्लास में आज ज्योमेट्री स्टार्ट कर दे, अब हो गया, वो बच्चा कहेगा "ये क्या है", तो चला जाएगा। तो वही बात है कि ऐसे भी टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये ना कि बाहर का कोई टॉपिक है। असहयोग आंदोलन दिमाग में रहेगा ना, बाकी डिटेल में टेंशन मत लो, नोट्स तो देंगे ही देंगे, मतलब कल मिल जाएगा। इसे भी अगर तूने बताया टेलीग्राम पे, टेलीग्राम देख लेना, अगर मोबाइल होगा तो उसमें सर्च कर लेना, नहीं बना देंगे ना तो कहीं कल डाल देंगे या आज डाल देंगे, हो सकेगा बना लेंगे क्वेश्चन आंसर। तो मतलब टेलीग्राम पे देख लेना तुम लोग, सर्च करना अमित सर इंग्लिश गुरु, सर का फोटो भी लगा होगा उस पर आ जाएगा, चाहे अमित सर चकिया लिखना तब भी आ जाएगा। अमित सर इंग्लिश गुरु यूट्यूब चैनल का भी नाम है, और टेलीग्राम में सर्च मारोगे वहाँ पे ज्वाइन का ऑप्शन है, खाली क्लिक करेगी ज्वाइन हो जाएगा उस ग्रुप में। उस पर सारा नोटिफिकेशन जो भी पीडीएफ है डाल देते हैं, कोई उसका फ्यू चार्ज नहीं है, ऐसे ही हो जाएगा फ्री में, ठीक है। तो फिर आगे असहयोग आंदोलन चूंकि बताइए दिया इसमें, फिर आगे जब हम लोग पढ़ेंगे किस चीज के बारे में, जो 1931 में ही बंद हुआ था, ठीक है, लेकिन शुरू किया था कब, 1930 में। तो दो टॉपिक क्या करना है, चंपारण सत्याग्रह और एक कौन, असहयोग आंदोलन, याद रहेगा ना, 17 और 20 और फिर 30 में। इसके बारे में तुमको पता ही होगा क्या किए थे वो, इसमें नमक कानून तोड़े थे, इसको नमक सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अभी बोले थे कि सविनय मतलब विनय पूर्वक। तुम क्वेश्चन बैंक होगा, क्वेश्चन बैंक पता है ना क्या होता है, पिछले साल का जितना भी चल रहा है 2009-8 से इसे देता है क्वेश्चन बैंक में, पहले का उतना डीप का नहीं देता है। और हम लोग का ऑब्जेक्टिव कब से स्टार्ट हुआ है, 2018 से। अगर तुम लोग क्वेश्चन बैंक भी उठा के देखोगे ना, खाली गांधी जी के बारे में पूछता है, तो ये सब आंदोलन के बारे में, इनके बारे में पूछता है कि चंपारण सत्याग्रह का वर्णन करे, सविनय अवज्ञा आंदोलन का वर्णन करे, चाहे 1942 का जो है भारत छोड़ो आंदोलन का वर्णन करे, या असहयोग आंदोलन भारत का प्रथम जन आंदोलन था कैसे, या यूँ कहिए कि भारतीय राजनीति में या भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी के क्या योगदान थे, संक्षिप्त में इसका विवरण स्पष्ट करे। 10th क्लास में मेन बेस वही है, वहीं से है, ठीक है। 10th क्लास का इतिहास उठाओगे उसमें भी तुमको मिला होगा पढ़ने के लिए। और पहले बहुत इजी था, पता है तुमको, पहले ये ऑब्जेक्टिव वाला जब पैटर्न नहीं था ना, अभी क्या लोगों को लग रहा है कि ये ऑब्जेक्टिव वाला बहुत इजी है, पहले भारी था सब्जेक्टिव लिखना, नहीं, लिखने के मामले में पहले बहुत इजी था। क्या है, हम लोग बस थोड़ा सा गेस कर देते थे, 10 वो क्वेश्चन दी या उसी में से मतलब कह दे कि कोई भी क्वेश्चन पूछे, मतलब एक वो आंसर और 10 वो क्वेश्चन का आंसर होता था।
मतलब कि वो ट्रिकी वाला, कि कोई भी क्वेश्चन पूछ दे ये चीज वाला लिख देना है उसमें। लेकिन अब तो ऑब्जेक्टिव कर दिया है, अब कहने से पूछेगा उसके लिए तो डिटेल में पढ़ना पड़ता था, लाइन बाय लाइन पढ़ना है आज के डेट में। तो हर चीज़ों को आप देखिए, किताब ले लीजिएगा तो सही भी रहेगा। और फिर हम लोग टाइम हो गया होगा शायद, 8:21 हुआ है, नहीं अभी है टाइम। फिर आगे हम लोग क्या चर्चा करते हैं, तो चलो थोड़ा सा देख लेते हैं। आपको हम कल क्या बताते हैं कि जब चौरी चौरा हत्याकांड हुआ तो क्या हुआ कि लोग तो नाराज हो गए, और वहीं से समझो कि मेन गुट बन गया गरम दल और नरम दल का। तो फिर क्या हुआ कि गांधी जी को तो सजा हो गई, कितने वर्ष की, 6 वर्ष की सजा हुई उस समय। लेकिन चूंकि लगले उनको 1924 में छोड़ दिया गया था, कुछ कारणवश उनको बीमारी हो गया था, किसी चीज का ऑपरेशन हुआ, और ऑपरेशन के कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि उनको 1924 में रिहा कर दिया गया। लेकिन जब 6 वर्ष की सजा हुई तो शुरू में थोड़े मालूम था कि हाँ 24 में रिहा हो जाएंगे। तो इस 6 वर्ष के दौरान अब आपको मालूम है कि बीच में कुछ होबे नहीं किया, सीधे जाके हुआ 1929 में। तो 1929 में क्या हुआ था, तो जैसे लखनऊ की बात किए थे कि लखनऊ अधिवेशन हुआ था कब, 1916 में। तो एक और होगा लाहौर अधिवेशन 1929 का। हाँ, उस दिन झंडा फहराया गया था आज़ादी का, उसी दिन मांग किया गया था पूर्ण स्वराज का। और उसके मेन जो लीडर लोग थे कौन थे, मोतीलाल नेहरू, जो कि जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे। और आपको पता है जवाहरलाल नेहरू कौन थे, हाँ भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। और उनके पिता जो थे कौन थे, मोतीलाल नेहरू। उसका चित्तरंजन दास, बोमेश चंद्र चटर्जी, और भी बहुत सारे नाम हैं उस समय जो इन ग्रुपों में जुड़े हुए थे। तो पूर्ण स्वराज की उन लोगों ने मांग की। लेकिन लेकिन आपको पता है कि 1906 ईस्वी में एक लीग बना था जिसका नाम था मुस्लिम लीग, ठीक है। भारत को आज़ादी उस समय भी मिल जाती 1930 से पहले, लेकिन वहां भी गड़बड़ हो गया। कहाँ पे गड़बड़ हो गया, 1929 में। गड़बड़ क्या हुआ कि मुस्लिम लीग जो था ना, अब कहीं ना कहीं वो लोग मुसलमानों के बारे में सोच रहा था। इधर हिंदूवादी जो कांग्रेस जो थे, कांग्रेस की स्थापना जो आज है ना सरकार, कांग्रेस का, राहुल गांधी का। तो ये कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1885 में, मतलब बहुत पहले हुआ था, 1885 में समझो। तो कहीं ना कहीं इनकी आपस में नहीं बन रही थी, लोगों को लग रहा था कि कांग्रेस वाले हिंदुओं का राष्ट्र है, अगर आज़ादी मिलता है और इसका नेता कांग्रेस का आदमी कोई बनता है तो खाली हिंदू के बारे में सोचेगा, मुस्लिम के बारे में नहीं सोचेगा। इधर मुस्लिम लीग, तो इस सब का भी अब अपना अपना दिमाग में चल रहा था, क्या चल रहा था, तो वही पाकिस्तान का बंटवारा की अलग राष्ट्र हमको चाहिए, शुरू से चल रहा था, बाद में आया था ये विचार। लेकिन तो क्या हुआ कि अंग्रेज सब एगो डिमांड रखा, अंग्रेज सब क्या डिमांड रखा कि ठीक है, अंग्रेज सब का ये कहना था कि मान लो चलो तुम्हारे पास एक फैमिली है, ठीक है, या चलो मान लिया कोचिंग संस्थान है, और या कोई स्कूल है और उसका मान लो कोई प्रिंसिपल है। तो आपके पास स्कूल है, आपके पास बच्चे भी हैं, लेकिन आपके पास पढ़ाने का टेक्निक नहीं है, आपके पास नॉलेज नहीं है, तो इसका मतलब है कि आप उसके काबिल नहीं है। तो अंग्रेज सबका यही कहना था कि भारत एक मतलब धनी संपन्न देश है, मतलब प्राकृतिक संपदाओं से भरा हुआ है। यहाँ कोयले का भंडार है, यहाँ खेत पूरी फील्ड है, खेत है, यहाँ पे अच्छा खासा खेती हो सकता है, अनाज उपजाया जा सकता है, यहाँ पे फैक्ट्रियों को लगाया जा सकता है, यहाँ पे सामान का उत्पादन किया जा सकता है। लेकिन भारत के लोग ऐसा नहीं कर रहे, क्योंकि भारत के लोग तो प्रकृति नेचर वाले थे ना, वो तो ईश्वर से प्रेम करते थे, प्रकृति नेचर से जुड़े हुए थे। और वे लोग प्रकृति यानी ईश्वर की चीजों को नष्ट करना पाप मानते, डर के वजह से भी कि इस प्रकृति कहीं नाराज हो जाएगी, तो इसलिए वो लोग छूते नहीं थे। भारत में
बहुत बड़ा जंगल भी हुआ करता था। सारी ये चंपारण में जो पूरा जंगले था, मतलब लकड़ियों का भंडार था। अंग्रेज सब आया पूरा, हाँ अभी भी कुछ बचा हुआ है थोड़ा सा वाल्मीकि नगर बेतिया के उस पर में। तो कुछ चीजें ऐसी हैं कि अंग्रेज सब वह सब भी देखा, कहा कि अरे यार ये तो लकड़ी का भी भंडार है, अगर इसको कटवा दिया जाए और इससे मतलब टेबल कुर्सी जो पलंग उलंग जो भी बनवाया जाए तो कितना बिकाएगा, कितना पैसा का इनकम होगा। तो इन सारी चीजों का दोहन जो है अंग्रेजों ने करना शुरू कर दिया। तो अंग्रेज ये कहते थे भारतीयों से कि तुम्हारे पास सारी चीजें हैं, तुम भी मतलब कि इन सभी चीजों का यूज करके, मतलब इस्तेमाल करके तुम मतलब कि आलीशान ऐशो आराम वाली जिंदगी जी सकते हो, लेकिन फिर भी तुम लोग गरीबों वाली जिंदगी जीते हो। जबकि भारतीय लोग उसी में खुश थे, हमारी सभ्यता संस्कृति वही थी। ये अंग्रेजों का देन है कि बहुत आज के डेट में क्या हो गया है, मतलब घर की इज्जत इंस्टाग्राम पे नीलाम हो रही है, आपको पता ही होगा। तो ये सारी चीजों को आज के डेट में ध्यान में दिया जा रहा है। लेकिन ये किसकी देन थी? तो उस समय अंग्रेजों लोगों ने इसको स्टार्ट किया। अब उस समय भारत में दारू शराब तो मिलता नहीं था, न चाय कॉफी सब का तो लत था नहीं, वो सब आके स्टार्ट कर दिया। तो उस सब का कहना था कि तुम्हारे पास सब कुछ है लेकिन तुम लोग इसका यूज नहीं कर रहे हो, और हमको नॉलेज है कि इसका यूज कैसे करना है, तो हमको यूज करने दो और तुम लोग को भी थोड़ा सा उसमें से दे देंगे। ये उस सबका कहना था। तो फिर क्या किया कि ये जब बात हुआ कब 1929 का, तो उससे पहले भी जब सारा लोग मतलब कि पूरे जोर शोर से उसका विरोध कर रहे थे अंग्रेजों का, तो अंग्रेजों ने कहा कि ठीक है तुम लोग हमसे आज़ादी तो मांग रहे हो, लेकिन क्या तुम्हारे अंदर वह काबिलियत है कि ठीक है तुम्हारे पास ये स्कूल है और हम लोग जिसमें पढ़ा रहे हैं, अगर मान लो कि अगर हम लोग इस स्कूल को छोड़ के चले जाए, इस कोचिंग को चाहे संस्थान को, तो क्या तुम्हारे अंदर एबिलिटी है कि तुम इसको संभाल पाओगे, मतलब भारत देश को तुम चला पाओगे तुम लोग? तो कुछ लोगों ने कहा हाँ हम लोग चला लेंगे। तो अंग्रेजों ने कहा कैसे, हमें प्रूफ दो। तो कैसे चला? तो देश को चलाने के लिए संविधान की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें कुछ नियम कानून होते हैं कि मान लो कोई लोग ऐसे करेगा, कोनो ऐसे गलती करेगा तो उसको कैसे सजा दोगे, कैसे चलाओगे, किसी बच्चा को कम समझ में आता है उसको कैसे समझाओगे, इस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखवाओगे। तीसरा टेक्निक चीज। तो लोगों ने क्या किया, लिखा। उसी समय पारित हुआ था एगो 14 सूत्री मांग। 14 सूत्री मांग कहने का मतलब कि 14 को डिमांड किया गया था अंग्रेजों सबसे, या कुछ अपना नियम कानून लिखा गया था, लेकिन उससे मुस्लिम लीग जो है संतुष्ट नहीं था। अब अंग्रेज सब देखा कि इसका तो आपसे में एक नहीं बनता है। अंग्रेज सब देखा कि वो सब इसका विरोध कर रहा है कि नहीं हमको ऐसी आजादी नहीं चाहिए। मतलब उस समय लोग हिस्सा मांग रहे थे, आजादी नहीं मिल रहा था, हिस्सा, कि राजनीति में हमारा भी भागीदारी होना चाहिए। मतलब अंग्रेजों से पूर्ण स्वराज की मांग नहीं, जबकि इन लोगों ने जो झंडा फहराया था 1929 में कि पूर्ण स्वराज की मांग करेंगे लाहौर में। अब पाकिस्तान में पड़ता, जबकि उस समय तो इंडिया एक ही गोना था ना, तो उस समय तो इंडिया ही था वो। तो क्या हुआ कि इन लोगों ने जो डिमांड रखा, तो ये मुस्लिम लीग वाला सा क्या कर दिया, फिर उसका विरोध कर दिया। अब अंग्रेज समझ गया कि इसका सबका तो आपसे में नहीं बनता। तो फिर गांधी जी चूंकि उस समय तो रिहा हो गए थे, तो गांधी जी ने फिर लोगों को कहा कि आपस में अगर लड़ोगे तो फिर अंग्रेज सब जो है क्या करेगा, हम लोग के बीच में आपस में लड़वाएगा, हिंदू मुस्लिम करवाएगा, और जब तक हम लोग आपस में एक नहीं होंगे तब तक आज़ादी मिलने वाली नहीं है। तो फिर उन्होंने वहाँ से वो मुद्दा खत्म हुआ, और फिर तब जाके 1800 करे 1930 में फिर सबको एकजुट करके गांधी जी वही सविनय अवज्ञा आंदोलन की तरफ रुख किए। कारण क्या था, जैसे वो जो मुद्दा बना था असहयोग आंदोलन का, मेन मुद्दा क्या बना था कि एक तो बहुत सारा अत्याचार भी हो रहा था, जालियांवाला बाग कांड भी हुआ था, उसके अलावा और भी चीजें थी। इसका जो मुद्दा बना किसका है 30 वाले में सविनय अवज्ञा आंदोलन का, इसका मुद्दा था नमक। नमक एक ऐसी चीज है कि जो हर घर में यूज की जाती है, बिना नमक का मतलब खाना बन ही नहीं सकता है। सब्जी तो हर घर में बनता है, बिना नमक का सब्जी बनेगा नहीं। तो अंग्रेजों ने क्या कहते हैं उस पर तो बैन लगा दिया था कि अगर नमक बनाएगा तो अंग्रेज ही बनाएंगे, कोई भारत का लोग उसको बना नहीं सकता है। तो उसके अलावा एक और रीजन और भी बात क्या थी कि वो ज्यादा पैसा लेते थे अंग्रेज सब। अब भारत के लोग कह रहे थे कि भाई यहाँ की धरती हमारी है, समुंदर हमारा है, समुंदर का पानी हमारा है, और समुंदर से नमक तेरा तो सब हमारा ही है, और हमारा चीज वो हम ही से इतना महंगा दाम में बेचता है। तो गांधी जी ने निर्णय किया सबसे पहले क्या
कि सबसे पहले नमक कानून को तोड़ेंगे, मतलब बैन था कि कोई भारत का लोग नमक नहीं बनाएगा। तो गांधी जी अपने 76 अनुयायियों के साथ क्या किए, दांडी मार्च शुरू किए, और दांडी नामक जगह पे जाके उन्होंने समुद्र के जल से नमक तैयार किया, नमक बनाया और नमक कानून भंग किया था। तब जाके भारत के लोग वहां से, तो इसको हम डिटेल में कल पढ़ेंगे और कल ये टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग मालूम है कहाँ चलेंगे, फिर देखते हैं 1857 भी एक टॉपिक है, वो खाली लड़ाई का बात करना है, 1857 में क्या हुआ था उसके बारे में पढ़ेंगे, और फिर विजयनगर साम्राज्य की तरफ चलेंगे, मौर्य वंश, अशोक, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, अब प्राचीन काल में चलेंगे, ताकि यहाँ से थोड़ा सा आप लोग का अब वो पकड़ हो गया होगा। तो कल हम लोग खत्म कर लेंगे इस गांधी जी के टॉपिक को, और इनसे जुड़े हुए जो 4 चीज है इसका क्वेश्चन आंसर हम कल करवा देंगे। नोट्स पीडीएफ आपको जो चाहिए सब मिल जाएगा, उसके लिए टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ठीक है, चलिए कल जरूर पढ़ के आइएगा चारों आंदोलन को, सत्याग्रह को, असहयोग को, और कोशिश कीजिएगा कि हम आंसर उसका लिख के लाएं, कहीं से भी लिख के लाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि बतवा तो हुए है। अब मोबाइल से लिखो, गूगल से लिखो, चाहे किताब से लिखो, क्वेश्चन बैंक से लिखो, गेस्ट पेपर से लिखो, कहीं से भी लिखो, लेकिन लिखो, इसी बहाने थोड़ा पढ़ के तो आओगे। तो चारों के बारे में लिख के लाना है तुमको, चंपारण सत्याग्रह के बारे में सबको को बोल रहे हैं, और असहयोग आंदोलन के बारे में जो तुम्हारे पास नॉलेज हो, समझो कि कल तुम ही लोग पढ़ाने वाले हो, सविनय अवज्ञा आंदोलन और लास्ट वाला भारत छोड़ो आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, इस 4 को भुलाना ही नहीं है। ये बहुत वीवीआई है, और ये क्वेश्चन जो है मतलब कि समझ रहे कि इसको रटिए लेना है। मेरे ख्याल से अब रटने की उतनी आवश्यकता नहीं, डेट याद होगा, एग्जाम में सब लिखाने वाला है। तो कल जरूर पढ़ के आइएगा, ठीक है।